ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आपके मैथ्स के सिलेबस की, जिसके अंतर्गत जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं सारे टॉपिक मैं आपके साथ कवर करूंगा। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स के इस क्लास में। चलिएगा भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो यहाँ पर मैथ्स का सिलेबस है, जो पर्टिकुलर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने सारा सिलेबस आपके लिए डिज़ाइन किया है। उसी तरीके से हम कंटेंट को आपके साथ डिलीवर करने वाले हैं। तो आप लोगों ने डेमो में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसी आधार पे हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम पूरी थ्योरी के साथ में कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में दिए गए हैं। तो आज से हम लोग जो टॉपिक उठाने वाले हैं बेटा, देर ना करते हुए जल्दी से मैं आपको क्लास में लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहला जो चैप्टर या टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है वो आपके पास क्या है, तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है गणितीय श्रेणी के विषय में, जिसे आप कहते हैं बेटा प्रोग्रेशन के नाम से आप जानते हैं। सारा का सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड किया जाएगा। आप जिस भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको दोनों में पढ़ने में आसानी रहेगी। आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में कंटेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिएगा भाई, सबसे पहले समझते हैं कि गणितीय श्रेणी हमारे पास वास्तव में क्या चीज़ होती है और यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी होगी, कितने प्रकार से ये होगा। ये काफ़ी आसान सा टॉपिक होता है, इसे आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी ये आपके पास मैथ्स के पोर्शन में होता है, या बेसिक एलिमेंट ऑफ साइंस में भी आपने इसे देखा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बेसिकली ये चीज़ हमारे पास वास्तव में होती क्या है, तो इसको देखते हैं बेटा। तो चलिए वन बाई वन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम अनुक्रम या सिक्वेंस किसे कहते हैं। अनुक्रम या सिक्वेंस हम किसे कहते हैं, तो देखेंगे कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें संख्याओं को किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियम अनुसार हो, एक अनुक्रम कहलाता है। ठीक है जी। अनुक्रम का मतलब क्या हुआ बेटा, देख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स आपके लिए लिखे हैं, इन नंबर्स को देखिए। हमने यहाँ पर एक बेटा कुछ सीक्वेंस में नंबर लिखा, 3 5 7 9 11 अप टू डैश डैश डैश, ये कहाँ तक बेटा, आगे तक चलते रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है सीक्वेंस या अनुक्रम कहलाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, 3 6 9 12, है ना। 3 6 12 24 48, ये भी हमारे पास में क्या है, एक सीक्वेंस हमारे पास में कहलाता है। मतलब नंबरों का हमारे पास एक समूह है जिसे हमने क्या करा, एक क्रम में रखा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, अनुक्रम या सीक्वेंस के नाम से हम इसे जानते हैं। तो पहला टॉपिक आपको क्लियर हुआ बेटा, पहला बेसिक चीज हमें क्लियर हुई। अब देखिए आगे चलते हैं, हम सीरीज किसे कहते हैं। हमारे पास में बेटा जो भी अनुक्रम है, हमारे पास जो भी हमारे पास सीक्वेंस है, अगर हम इसको प्लस चिन्ह के साथ में लिख दें, सभी को हम प्लस में लिख दें, है ना, इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर एडजस्टेड विद द प्लस साइन, देन द ग्रुप इज देन द ग्रुप ऑफ टर्म इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, सीरीज, है ना जी। सीरीज देखिए, अगर हमारे पास बेटा कुछ नंबर है, जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने नंबर लिखा कि हमारे पास लिखा हुआ है 5 8 11 14, और ये हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, सीक्वेंस कहेंगे। इसे हम सीक्वेंस कहेंगे। अगर इसी को हमें सीरीज बनानी है तो हमें इसे क्या करना होगा, प्लस के साइन के साथ में हमें इसे लिखना होगा। हम जैसे ही इसे प्लस के साइन के साथ में लिख देते हैं, ये अपने आप में क्या बन जाती है, एक हमारे पास में सीरीज बन जाती है। एक हमारे पास में सीरीज बन जाती है। अब देखिएगा, जो आपके पास सीरीज है बेटा, सीरीज हमारे पास क्या हो सकती है, सीरीज में नंबर्स के बीच में कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, किसी भी प्रकार की सीरीज हमारे पास में हो सकती है। लेकिन जब हमारे पास में पर्टिकुलर अगर सीरीज में कुछ ना कुछ एक पैटर्न बनता हुआ नजर आए, या तो हम किसी चीज को ऐड कर रहे हैं या हम किसी चीज का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब किसी संख्या को हम निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, या हम किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो वो हमारे पास में क्या चीज बन के आ जाएगी, उसे हम कहते हैं श्रेणी या सीक्वेंस, हम इसे कहते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें बेटा, सीरीज हमने बात कर ली, अगर हम इसी में कुछ एक पैटर्न को अगर शामिल कर दें, ये हमारे पास है बेटा, जस्ट अ मिनट, इसको हम एडजस्ट कर लें। पहले हम सीरीज के टाइप देख लेते हैं। चलिए पहले हम सीरीज के टाइप देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ठीक है जी, पहले सीरीज के टाइप देख लेते हैं, फिर हम सीक्वेंस पर चलेंगे, है ना। श्रेणियों के प्रकार की अगर हम बात करें बेटा, तो कितने प्रकार की हमारे पास श्रेणी हो सकती है, इसको देखिएगा। तो दो प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर श्रेणी हो सकती है, दो प्रकार से हमारे पास में क्या सीरीज हो सकती है। एक ऐसी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो बेटा, पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। अगर पदों की संख्या हमारे पास निश्चित है, कहीं पर भी अगर पदों की संख्या हमारे पास निश्चित है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सीरीज या परिमित श्रेणी हम उसे कहते हैं। तो देखिएगा, परिमित श्रेणी या फाइनाइट सीरीज हमारे पास में क्या होगी, अ सीरीज इन विच द नंबर ऑफ टर्म इज लिमिटेड। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, 1 धन 4 धन 7 अप टू
अप टू 22 पोजीशंस, मतलब 22 पदों तक हमने क्या करा बेटा, टोटल हमें कितने पद यहाँ पर हैं, 22। तो एक निश्चित अगर हमारे पास पदों की संख्या हो तो हम उसे क्या कहते हैं, परिमित श्रेणी कहते हैं, जिसमें पदों की संख्या क्या हो बेटा, सीमित हो, लिमिटेड हो, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या आती है, अपरिमित श्रेणी या अनंत श्रेणी, जिसे हम इनफाइनाइट सीरीज के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास एक्चुअल में क्या चीज होगी कि जिसमें पदों की संख्या क्या हो बेटा, असीमित हो, है ना जी, जिसमें द नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो बेटा हमारे पास, अनलिमिटेड हो। जैसे हम एक सीरीज की बात करते हैं, ए आर स्क्वायर प्लस अप टू डैश 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक, मतलब ये जो हमारे पास श्रेणी है अनंत पदों तक क्या हो सकती है बेटा, जा सकती है ना जी। ए आर स्क्वायर, AR⁻³ AR⁻⁴ AR⁻5, ये कंटिन्यू बढ़ते जाएगी, क्योंकि संख्याओं का हमारे पास कोई भी अंत नहीं है, जितनी भी हम संख्याएं चाहें उतनी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो श्रेणी है, श्रेणी कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की। पहला हमारे पास परिमित श्रेणी, जिसमें हमारे पास पदों की संख्या क्या हो बेटा, निश्चित हो। और दूसरी हमारे पास क्या होगी, अपरिमित श्रेणी, जिसमें पदों की संख्या क्या होगी, अनिश्चित होगी, जिसमें अनंत पद हमारे पास हो सकते हैं। तो ये दो प्रकार से हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ। अब चलिए हम बात करते हैं बेटा श्रेणी की या प्रोग्रेशन की, है ना जी। थोड़ा सा लिखने में क्या है, श्रेणी ही लिखाता है, लेकिन एक्चुअल में इसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन, इसे हम कहते हैं बेटा प्रोग्रेशन, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। हिंदी टाइपिंग में काफ़ी मिस्टेक यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। एक ये श्रेणी है, और श्रेणी ही हमारे सिलेबस में है, और जो अड़ावान का लगा के हम बनाते हैं उसको हम श्रेणी कहते हैं, उसका मतलब सीरीज होता है। तो प्रोग्रेशन हमें पढ़नी है, सीरीज नहीं। प्रोग्रेशन देखिएगा, प्रोग्रेशन में हमारे पास में क्या है बेटा, अगर हमारे पास में कोई भी सीक्वेंस है जिसमें हम किसी विशेष प्रतिबंधों के साथ लिख दिया जाए, है ना जी, कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शन अगर हमारे पास में हो, जैसे मैंने रिस्ट्रिक्शन एक मान लिया, फॉर एग्जाम्पल हम एक रिस्ट्रिक्शन लेते हैं, हम एक अनुबंध लेते हैं कि हमें हर एक पद में बेटा 3 3 बढ़ाकर लिखना है, हमें हर एक पद में 3 3 बढ़ाकर लिखना है। और पहला पद अगर मैं शुरुआत करता हूं बेटा, मैंने 5 लिखा, तो अगला मेरे पास अगर मैं 3 बढ़ाऊं तो क्या बनेगा बेटा, 8 बनेगा। अगला क्या बनेगा मेरे पास, 11 बनेगा। अगला मेरे पास क्या बनेगा, 14 बढ़ेगा। और ये मेरे पास इस तरीके से चलते रहेगा। तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, मेरे पास एक प्रोग्रेशन बन जाएगी, या एक श्रेणी मेरे पास में बनकर तैयार हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि इस रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से ये जो हमने अनुबंध की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, या विशेष प्रतिबंध की हम जो बात कर रहे हैं, ये प्रतिबंध के आधार पे हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो इस प्रतिबंध के आधार पे हमने जो श्रेणी है हमारे पास, इसे 3 प्रकार से डिवाइड किया है, जो आप देख सकते हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेटा। तो आपके जो सिलेबस में बेटा 3 प्रकार की श्रेणी आपको पढ़नी है, जिसमें से हम आज पहले प्रकार की श्रेणी को डिस्कस करेंगे, जो आपके पास में क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी जिसे हम कहते हैं। तो देखिए 3 प्रकार की श्रेणी हमें पढ़नी है। पहली हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं भाई, तो एपी हमें लिखते हैं, एपी हम इसे लिखते हैं। हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट है बेटा, एपी आप इसको भी याद रखेंगे इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी के पेपर में भी आपको एपी लिख के दे सकता है ना जी, इंग्लिश का भी प्रयोग किया जाता है। तो एपी जहां पर भी लिखा दिखे उसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, समांतर श्रेणी आपके पास होगा। सेकंड आपके पास होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे आप जीपी के नाम से जानते हैं या गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जानते हैं। और तीसरी आपके पास होगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या जिसे आप कहते हैं हरात्मक श्रेणी कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, हरात्मक श्रेणी कहते हैं। देखिए यहाँ पे नाम से आपको कुछ चीजें पता चलेगी कि समांतर श्रेणी, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, समान अंतर की श्रेणी। समांतर श्रेणी इसका मतलब क्या हुआ, समान अंतर की श्रेणी, मतलब जिसमें दो पदों के बीच में या दो जो भी टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, इनके बीच में जो अंतर होगा, अंतर का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस क्या रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या हुआ कि हर एक नंबर में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर ही अगला नंबर आएगा, एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर ही अगला नंबर आएगा। हरात्मक श्रेणी जो होती है बेटा, ये अरिथमेटिक श्रेणी का जस्ट अपोजिट होती है, इनवर्स या व्युत्क्रम ये उसका होती है। तो जब हम इस पर आएंगे तब हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी हमारा एपी की सहायता से ही सॉल्व हो जाती है। चलिए
कुछ पॉइंट देखते हैं बेटा, समांतर श्रेणी को लेकर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड देखने के लिए मिलेंगे कि समांतर श्रेणी आपके पास क्या चीज़ होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। इसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बेटा, तो एपी हम इसे कहते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी हमारे पास क्या है बेटा, समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होता है, स्थिर होता है। जो भी लगातार हमारे पास पद आ रहे हैं उनके बीच में जो अंतर बनेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा। निश्चित अंतर जहां पर भी हो, एक फिक्स डिफरेंस, दो टर्म्स के बीच में एक डिफरेंस क्या हो बेटा, बिल्कुल फिक्स हो। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या हो बेटा, नंबर क्या हो, डिफरेंस क्या हो, बिल्कुल कांस्टेंट हो। दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर जहां पर समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। आई थिंक आप यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल समझ गए हैं, यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो गई है। ये हमारे पास बेस है बेटा, बिल्कुल फाउंडेशन पर हम चल रहे हैं, चलिएगा। तो चलिए कुछ और पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हमें कभी भी समांतर श्रेणी को बेटा अगर लिखना हो तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का मानक रूप निम्नलिखित सूत्र के द्वारा दिया जाता है। हम अगर समांतर श्रेणी को लिखना चाहें, कहीं पर हो सकता है हमें अज्यूम करने के लिए आ जाए या मानने के लिए आ जाए कि एक समांतर श्रेणी है, इसका कुछ आपको दिया जाए कि चौथा पद ये है, तो अगर आपको पद लिखना है, टर्म लिखना है, तो आपको इसका जो यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है या जो आपके पास सार्वत्रिक रूप से आप जैसा इसे लिखना चाहें तो किस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो समांतर श्रेणी लिखाती है बेटा ए, अगला क्या पद होगा, हम जानते हैं कि अगला जो भी पद होगा वो हमारे पहले पद में कुछ ना कुछ जोड़ना होगा या कुछ ना कुछ संख्या घटानी होगी, मतलब डिफरेंस हमारे पास कॉमन रहना चाहिए। तो जो कॉमन डिफरेंस है या सार्वंतर है इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अगला पद क्या होगा बेटा, पहला पद आपके पास में a है, दूसरा पद आपके पास a प्लस डी होगा, अगला क्या होगा बेटा, a प्लस डी में अगेन एक d जोड़ेंगे तो a प्लस टू डी हो जाएगा। अब a प्लस टू डी में एक और d जोड़ा तो a प्लस थ्री डी, a प्लस थ्री डी में एक और d जोड़ा तो a प्लस फोर डी, ये हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू इस तरीके से हमारे पास में समांतर श्रेणी चलते रहेगी। और आगे अगर आप लिखना चाहें तो a प्लस फाइव डी, a प्लस सिक्स डी, a प्लस सेवन डी, कुछ इस तरीके से आपके पास में पद यहाँ पर बनते जाएंगे। अब एक चीज यहाँ पर गौर कीजिएगा बेटा कि जब आप फर्स्ट टर्म को लिख रहे हैं, पहला पद लिख रहे हैं तो वो केवल a आ रहा है। दूसरा पद जब आप लिखने पर आए, सेकंड टर्म की जब आप बात करेंगे तो सेकंड टर्म के लिए आपके पास क्या आया, a प्लस सिंगल डी आया, मतलब दो से एक कम हमारे पास d आ रहा है। तीसरा पद हम क्या लिखेंगे, a प्लस टू डी लिखेंगे। चौथा पद हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, a प्लस थ्री डी लिखना पड़ेगा। पांचवा पद आप क्या लिखेंगे, a प्लस फोर डी, मतलब जो भी आप टर्म लिख रहे हैं उससे एक कम करके आपको d को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सीरीज को लिखना सीख सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बेटा कुछ एक मान लें कि यदि हमारे पास एक कोई अनंत समांतर श्रेणी है, अगर एक कोई अनंत समांतर श्रेणी है, इफ इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, एक कोई इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास में है जो हमने माना कि 2 5 8 11 14 अप टू डैश 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 डैश, ये हमारे पास में है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारी सबसे पहली जो फर्स्ट टर्म होगी बेटा, पहला पद हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास पहला पद होगा जिसे हम क्या कहेंगे, टू। टू हमें दिख रहा है पहला पद है। अब हम बात करें कॉमन डिफरेंस की या हम बात करते हैं सार्वांतर की, तो सार्वांतर क्या होगा बेटा, यहाँ पर तीन होगा। और सार्वांतर को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिएगा सार्वांतर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है भाई, या तो आप करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, तो 5 माइनस टू आपने किया, यहाँ पर 3 मिलेगा। या आप कर सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यहाँ से भी 3 मिलेगा। या आप कर सकते हैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यहाँ से भी आपको 3 मिलेगा। आप इसके बाद कर सकते हैं बेटा फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, तो 14 माइनस 11 करेंगे तो भी आपको 3 मिलेगा। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो हर जगह से क्या आना चाहिए, बराबर आपके पास में आना चाहिए। अब देखिए ये जो हमारे पास एक एपी गिवन थी, ये जो हमारे पास एपी गिवन थी, इसमें हर जगह पर कॉमन डिफरेंस क्या आया बेटा, 3 आया। हर जगह पर क्या आया बेटा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आया, क्रमागत पदों के बीच का अंतर स्थिर है, या आप कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, जो क्या है बेटा 3 है। हर जगह पर क्या आया हमारे पास
3 निकल कर आया है। अगर 3 निकल कर आया, हर जगह एक ही वैल्यू आपको मिल रही है कॉमन डिफरेंस की, तो आप क्या कह सकते हैं बेटा कि ये अपने आप में क्या है, एक प्रोग्रेशन कौन सी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हर जगह पर अगर डिफरेंस बराबर निकल कर आया तो वो क्या होगा, हमारे पास में एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, समांतर श्रेणी होगी, अगर अंतर हर जगह से समान है। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या दिया गया सीक्वेंस एक समांतर श्रेणी है, क्या दिया गया सीक्वेंस एक समांतर श्रेणी है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें बेटा, देखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपके पास ले रहा हूं कि अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, जैसे 3, 6, 9, 12 और ये हमारे पास आगे तक गया, क्या ये एक एपी है बेटा, क्या ये एक अपने आप में एक समांतर श्रेणी है। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें सबसे पहले चेक करना होगा डिफरेंस को। अगर हर दो पदों के बीच में, हर दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस अगर बराबर है तो ये अपने आप में क्या होगी, एक एपी हमारे पास हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट करता हूँ बेटा, 3 निकल कर आएगा। अगर अगले पद में चेक करता हूँ, 9 माइनस 6 करता हूँ तो भी मेरे पास क्या निकल कर आएगा, 3 ही निकल कर आएगा। अगर 12 माइनस 9 करता हूं तो भी मेरे पास क्या निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। सो हम क्या कह सकते हैं बेटा, इट इज अ एपी, इट इज एपी। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक एपी है ना, सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं। तो ये एक हमारे पास में क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक और क्वेश्चन बनाइए बेटा। अगर आपके पास क्वेश्चन है 4, 6, 10, 13 डैश डैश डैश, क्या ये अपने आप में एक एपी हो सकती है बेटा, चलिए चेक करते हैं। अगर हम चेक करें शुरुआत में डिफरेंस 6 माइनस 4 यहाँ पर कितना है बेटा, 2 है। अगला हम चेक करें 10 माइनस 6, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 4 है। अगला हम चेक करें 13 माइनस 10, तो ये अपने आप में क्या है, 3 है। सो यह एक एपी नहीं है, यह क्या है बेटा, हमारे पास एपी नहीं है। तो ये अपने आप में एक एपी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर डिफरेंस क्या है, बिल्कुल समान नहीं है, डिफरेंस बिल्कुल समान नहीं है। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है बेटा, समांतर श्रेणी क्या चीज़ है, जिसमें दो पदों के बीच में अंतर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पर हम चलते हैं बेटा कि किस तरीके के यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले बन सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें कभी भी किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद या जनरल टर्म हमें निकालनी हो तो इसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी में जो हम ए एन लिखते हैं इसे हम कहते हैं एक सामान्य पद या एनवा पद हम इसे कहते हैं। एनवे पद को ही हम अंतिम पद के नाम से भी जानते हैं, तो चाहे हम एनवा पद कहें या अंतिम पद कहें, आपके जो सिलेबस में है समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो कुछ इस प्रकार की है बेटा कि उसमें पदों की संख्या क्या होगी, सीमित होगी। मतलब कौन सी है, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पढ़नी है, परिमित श्रेणी ही आपको यहाँ पर पढ़नी है। किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या परिमित समांतर श्रेणी का ही आपको अध्ययन यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे बेटा। कहा जाता है इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए एन इज कॉल्ड द जनरल टर्म्स वेयर एन रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द टर्म इन द गिवन सिक्वेंस, है ना जी। जहां पर जो एन है बेटा अनुक्रम में पदों की स्थिति को बताता है कि जो भी आपके पास में पद हो, अगर A1 आप लिख रहे हैं मतलब पहला पद है, A2 आप लिख रहे हैं मतलब दूसरा पद है, A3 आप लिख रहे हैं इसका मतलब तीसरा पद है। तो एन आपको बताता है कि उस पद की स्थिति क्या है, 1 2 3 4 इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो चलिएगा समांतर श्रेणी का बेटा एनवा पद निकालने का हम फॉर्मूला देखते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, समांतर श्रेणी का एनवा पद, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, देखिएगा इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है। तो ए एन की बात करें या एल की बात करें, ये दोनों चीजें क्या है बेटा, बिल्कुल बराबर है। तो ए एन कहें एनवा पद या एल कहें हम तो अंतिम पद, है ना, एनवे पद को ही हम अंतिम पद के नाम से जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चाहे आप ए एन की बात करें या आप एल की बात करें, फॉर्मूला आपके पास यही होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको आप अभी भी समझ चुके होंगे बेटा एन माइनस 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत में देखा कि अगर हमें पांचवा पद निकालना है तो हमें कितने डी जोड़ने पड़ेंगे, 4 डी हमें जोड़ना पड़ेगा ए में। तो ए प्लस 4 डी हम यहाँ से भी लिख सकते हैं एनवे पद के लिए। यहाँ पर चीजें आप जानते हैं बेटा कि ए आपका फर्स्ट टर्म होगा, डी आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, और एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी, पदों की संख्या
हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया कि ए एन अगर आपको निकालना हो या एल आपको निकालना हो, फॉर्मूला क्या होगा, एल या ए बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन या एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके भाई, या अगर आपको पदों की संख्या याद है, जैसे 17वां पद अगर मुझे लिखना है बेटा, तो देखिएगा कि अगर मुझे 17वां पद लिखना है तो क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 16d, मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ये यूज़ में आने वाला है। तो देखिएगा कुछ और एग्जांपल्स इसके देखते हैं। जैसे सपोज अगर आपको बेटा कहीं पर a13 अगर लिखना है तो a13 आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस 12d आपके पास हो जाएगा। अगर a7 आपको लिखना है तो a7 आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस 6d आपके पास हो जाएगा। a9 अगर आपको लिखना है तो a प्लस 8d आपके पास हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कुछ आपके पास बेसिक से फॉर्मूले हो जाएंगे। एक मिनट रुकेंगे। चलिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक आप बताइएगा मुझे, कुछ चीज़ों के आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको a प्लस 18 a18 लिखना है, इसका मतलब 18th टर्म लिखना है बेटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, a प्लस 17 ऑफ d आपके पास हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पदों की स्थिति को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना फॉर्मूले के भी। बस आपको याद रखना है जो भी आप पद लिख रहे हैं एक कम करके आपको उसमें d ऐड करना है, किसमें, a के साथ में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पोर्शन की तरफ। चलिए अगला पोर्शन आपके पास क्या आता है बेटा, अगर आपको कभी सम कैलकुलेट करना हो, अगर आपको कभी सम कैलकुलेट करना हो, है ना जी, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल अगर आपको ज्ञात करना है, द सम ऑफ टर्म्स इन एपी। जो भी आपके पास एक समांतर श्रेणी दी गई है, जैसे आपके पास कोई समांतर श्रेणी है, आपको उसके सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको या पदों की संख्या पता होगी कि अगर आपको 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है या 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो किस तरीके से आप उनका सम कर सकते हैं। तो देखिए, सम को निकालने के लिए बेटा हमारे पास दो प्रकार के फॉर्मूले हैं। सम को निकालने के लिए हमारे पास दो प्रकार के फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला आप देखेंगे तो पहला फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, एस एन बराबर क्या होगा बेटा, एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखेंगे बेटा, तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपको मिलता जुलता दिखेगा कि अगर मैं इस 2a को अलग अलग कर दूं, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को अलग कर दूं, तो ये अपने आप में क्या बना लेगा, देखो मेरा सेकंड फॉर्मूला ये बना लेगा, जो क्या है बेटा, l बराबर मेरे पास a प्लस एल हो जाएगा। क्या मतलब हुआ बेटा, देखिए एस एन इज इक्वल टू मेरे पास क्या गिवन है, एन वाई टू इंटू क्या है बेटा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। अगर मैं इस 2a को कुछ इस तरीके से लिख दूं कि a प्लस एन माइनस वन इंटू अगर मैं डी यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप गौर से देखेंगे कि यहाँ तक का जो फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्मूला है बेटा, वो अपने आप में क्या चीज़ हो जाएगी, तो एस एन बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन वाई टू इंटू इसी से क्या निकल कर आ जाएगा, ए का ए रहेगा बेटा, ये बाकी की चीज़ें क्या बन जाएगी, या तो लास्ट टर्म हो जाएगी या फिर मेरे पास क्या हो जाएगी, ए एन कहलाएगी। बात एक ही है दोनों फॉर्मूले की। तो सम का फॉर्मूला याद रखिएगा, एस एन बराबर एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एस एन बराबर एन वाई टू इंटू ए प्लस एल आपके पास में बन जाएगा। ठीक है जी, चीज़ें आप जानते हैं बेटा यहाँ पर कि ए आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, डी आपके पास सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, एन आपके पास पदों की संख्या हो जाएगी, एल आपके पास अंतिम पद हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, बिल्कुल आसान सी भाषा में हमने यहाँ तक फॉर्मूले को सीखा। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉट देखिएगा कि आपको पूछा जाता है कई बारी कि समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात कीजिए, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमारे पास कोई एक समांतर श्रेणी है जिसमें हमें अंतिम पद पता है, अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, एक समांतर श्रेणी लेता हूं बेटा, 2 4 6 8, और ये समांतर श्रेणी मेरी चली गई कहाँ तक बेटा, 88 तक, ये चली गई 88 तक। अब मुझसे यहाँ पर क्या पूछा कि इस श्रेणी का आखिरी से चौथा पद निकालिए।
अंत से चौथा पद निकालिए, लास्ट से चौथा पद निकालिए। मतलब 88 से अगर हम गिनना चालू करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आखिरी से चौथा पद इसका क्या होगा। तो इसे भी हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दो तरीके इसके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा एल बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या है, जो भी आखिरी से अगर पद निकालना हो, ए एन बराबर आपके पास क्या आता है बेटा एल प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी। एल बराबर ए एन बराबर एल प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस का डी हम कर देते हैं, पहले पद की जगह हम लास्ट पद लेते हैं। तो ये जो घटना है या ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये कहाँ से निकल कर आता है। तो देखिए, एक तरीका तो है कि आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, या आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सेकेंड मेथड भी आपके पास होता है। जो सेकंड मेथड आपके पास होता है बेटा, वो आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो एपी है इसको आप क्या कर दीजिए, रिवर्स रिवर्स कर दीजिए। सिर्फ आप क्या कर दीजिए बेटा, इसको उल्टा कर दीजिए और शुरू से ही इसका चौथा पद ज्ञात कर लीजिए। तो अगर मैं इस एपी को रिवर्स करता हूं, अगर मैं इस एपी को रिवर्स करता हूं बेटा, देखिएगा, अगर मैं इस एपी को रिवर्स करता हूं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास फर्स्ट टर्म बन जाएगा 88, ये चलते रहेगा। फिर क्या आएगा, 8 6 4 और 2 मेरे पास निकल कर आएगा, 8 6 4 2 निकल कर आएगा। अब अगर मुझे यहाँ पर फोर्थ टर्म कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब मुझे निकालना है A4, तो A4 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, A प्लस 3D मेरे पास हो जाएगा। A की जगह अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, 88 प्लस 3। अब D की ये वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, तो हम जानते हैं किसी भी टर्म को उसके पहले वाली टर्म से माइनस करने पर D निकल कर आता है। तो 2 माइनस 4 करूंगा, क्या निकल कर आएगा, माइनस का 2 निकल कर आएगा। और 3 इंटू माइनस 2 माइनस का 6 होगा, 88 माइनस 6 क्या होगा बेटा, 88 माइनस 6 मेरे पास 82 हो जाएगा। तो आखिरी से चौथा पद इसका क्या होगा, 82 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये भी एक मेरे पास मेथड है जिसका उपयोग मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, जिसका उपयोग मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है भाई, तो ये एक सेकंड मेथड है बेटा जिसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसका भी आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप कभी फॉर्मूला भूल जाएं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास तो सिंपल सा बेटा इसका फॉर्मूला भी है। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप इस एपी में फॉर्मूले को लगाते हैं तो ए एन आपको निकालना है इसका आखिरी से फोर्थ पद, तो A4 एल की वैल्यू कितनी है बेटा, 88 है। अगर डी की बात करें आप, तो एन आपके पास कितना है, फोर्थ टर्म निकालनी है चौथा पद, तो 4 माइनस 1, और डी यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 4 माइनस 2 करेंगे 2, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से माइनस का चिन्ह लगाना होगा। तो रिजल्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट वही बनेगा भाई आपके पास, रिजल्ट यहाँ से भी वही बनेगा जब फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और जब आप डायरेक्ट करेंगे तो भी आपके पास रिजल्ट वही बनेगा। तो दोनों मेथड्स हैं आपके पास में, आप जिसे चाहें उसे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें और देखते हैं एपी से रिलेटेड कि एपी हमारे पास में वास्तव में क्या क्या चीज़ें लेकर चलती हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिएगा, बेसिक है, फॉर्मूले हैं बेटा, फॉर्मूले देखिएगा क्या कहते हैं। अगर किसी एपी के दोनों छोर से समान दूरी वाले पदों का योगफल स्थिर रहता है, अगर हमारे पास कोई एक ऐसी एपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बेटा, बराबर हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है जिसमें बराबर हैं, मतलब या हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है ना जी, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो बिल्कुल दोनों लास्ट लास्ट के टर्म्स को उठाइए, उनका योगफल सम बराबर आएगा। उन दोनों के सेकेंड टर्म, शुरू से दूसरा आखिरी से दूसरे पद का योगफल भी उतना ही आएगा। हर जगह पर पदों का योगफल बराबर आएगा। जैसे एक एपी देखिए, द सम ऑफ टू टर्म्स दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आइदर एंड ऑफ एन एपी इज कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक हमने एपी को लिया, एक समांतर श्रेणी है, 2 5 8 11 14 17, टोटल कितने पद हैं बेटा इसमें, 6 हमारे पास में पद हैं, टोटल अभी हमारे पास कितने पद हैं, 6 पद हैं। तो अगर मैं टर्म 1 प्लस टर्म 6 करता हूं, देखो शुरुआत का और बिल्कुल आखिरी का, तो मतलब पहला और छठवें पद को जोड़ता हूं तो भी 19 आएगा। अब अगर मैं दोनों तरफ से क्या लूं बेटा, दूसरे नंबर का पद लूं, तो शुरुआत से अगर मैं दूसरा पद लेता हूं और आखिरी से दूसरा पद, इसका मतलब T2 प्लस T5, इसका सम भी कितना आएगा, 19 आएगा। अगर मैं T3 प्लस T4 लेता हूं तो 8 प्लस 11 भी मेरे पास क्या आएगा बेटा, 19 ही आएगा। इसका मतलब कि जो बराबर दूरी पर है, दोनों सिरे से जो बराबर दूरी पर पद हैं उनका योगफल क्या होगा, बिल्कुल बराबर होता है। ये जस्ट
आपके नॉलेज के लिए इसको याद रखिएगा। अगर इसको हम मैथमेटिकली या बीजगणितीय रूप से हम इसे शो करना चाहें कि मैथमेटिकली ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, तो टी आर प्लस टी एन माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है जी, इसमें आप वैल्यू रखेंगे आर की और एन माइनस आर की, तो आपके पास में वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि कौन कौन से आपके पास में पदों का योगफल बराबर होगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ कि ये वाला देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये आपके पास में क्या होता है बेटा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू आपके पास में हो जाता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू आपके पास में हो जाता है। जैसे अगर हम देखें कि कुछ नेचुरल नंबर्स हम देखते हैं बेटा, इनके सम की हम बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे पास में क्या होते हैं, जैसे अगर हम बात करें 1 + 2 + 3, ये आपने कॉमनली देखा होगा बेटा, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का अगर हमें योगफल निकालना है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का अगर हम योगफल निकालें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, तो इसका जो सम निकल कर आता है अगर आप सभी को जोड़ेंगे तो निकल कर आता है 55। लेकिन हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, कितनी टर्म्स हैं टोटल, हमारे पास 10 टर्म्स हैं, तो इसका जो सम बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 10 × 10 + 1/2। इस 2 से आप 10 को कट करेंगे 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा। 5 11 के आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, 55 निकल कर आ जाएगा। तो सभी को आप क्यों ही जोड़ेंगे, अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होते क्या हैं, जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 1 का। 1 से लेके बेटा आप लिखते जाइए, संख्याएं सारी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो इनका जो योगफल बनता है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं n इंटू एन प्लस वन बाई टू की सहायता से। अब आप मुझे बताइए 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू डैश 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 कहाँ तक बेटा, 100 तक। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके कमेंट कर दीजिएगा, इसको कैलकुलेट करके कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ तक के हमने कुछ कंसेप्ट हमारे एपी को लेकर हमने सीख लिया, कंसेप्ट हमने सीख लिया, तो अब इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करना सीखते हैं कि इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चंस में किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसे हम लोग सीखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या आपसे कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म फॉर द गिवन एपी। एक एपी है बेटा, इसके लिए आपको क्या करना है, 3 5 7 9, इसका हमें 20वां पद निकालना है, 20th टर्म हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो देख लेते हैं हमें एपी में क्या क्या चीज़ें गिवन है। एपी हमारे पास में क्या गिवन है भाई, तो देखिएगा एपी हमारे पास में गिवन है 3, अगला टर्म है 5, देन है 7, देन है 9, और फिर इसके बाद में ये डैश डैश डैश। ठीक है, 20th टर्म हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से हम डेटा निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, 3। अगर हम यहाँ से डी की कैलकुलेशन करने की कोशिश करें तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो हम 5 - 3 कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं 7 - 5 कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं 9 - 7 कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हर जगह से जो एपी की वैल्यू आने वाली है वो हमारे पास क्या आने वाली है, कॉमन आने वाली है, सभी में क्या आएगी, 2 आएगी। तो किसी से भी आप निकाल सकते हैं, किन्हीं भी दो टर्म्स को लेकर आप एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आया। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, सवाल में A20 हमें कैलकुलेट करना है। A20 अगर हमें कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हमारे पास जो n की वैल्यू हुई, n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 20 हो गई। तो अब आप सीधे सीधे फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं कि an बराबर आपके पास क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, d हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो A20 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास 3 है, प्लस n की वैल्यू आपके पास 20 हुई, 20 - 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आई भाई, 2 आपके पास निकल कर आई है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 20 - 1 19, 19 टू आपके पास हो जाएगा 38, 20 में से 1 गया 19, 19 दूनी 38, 38 और 3 आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 41, 38 और 3 आपके पास क्या हो जाएगा 41। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई, आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिएगा भाई,
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन के लिए तो हमारा 41 आंसर आ गया। चलिए देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 5 एंड ए एन इज इक्वल टू 95। यदि ए बराबर 10 हो, डी बराबर आपके पास में 5 हो बेटा, और ए एन आपको क्या गिवन है, ए एन आपके पास में गिवन है, जस्ट अ मिनट, ओके, ए 10 है, डी 5 है, और ए एन आपको क्या गिवन है, यहाँ पर 95 गिवन है। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको बताना है कि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितनी होगी। तो इसे आप काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या होगा बेटा, हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं हम डायरेक्ट उन्हें क्या करते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू हमारे पास डी होता है। अगर हम ए एन की वैल्यू यहाँ पर 95 पुट करते हैं, ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 10 पुट करते हैं, प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 5। 10 को ट्रांसफर करेंगे बेटा 95 माइनस का आपके पास 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास बचेगा n माइनस वन इंटू 5। 95 माइनस 10 आपके पास हो जाएगा 85, इज इक्वल टू आपके पास बचेगा n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 5। इस 5 को जब आप ट्रांसफर करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है बेटा, आगे जाके क्या होगा, भाग में ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 85 डिवाइडेड बाई 5 आपके पास हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास बचेगा n माइनस वन। 5 से आप 85 को काटेंगे बेटा, 17 पंचे 85 बराबर n माइनस वन। तो n बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 17 प्लस वन। देन n की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आएगी, 18 आपके पास निकल कर आएगी। n की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 18 आपके पास में निकल कर आ जाएगी। तो ये आपके पास में बढ़िया आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। इस पैटर्न पे भी आपको क्वेश्चन बना मिल सकता है। चलिए अगला पैटर्न देखते हैं कि किस तरीके से और हमारे पास में क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है किसी समांतर श्रेणी का nवा पद 2n प्लस 3 हो तो उसका 25वां पद क्या होगा। द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n प्लस 3, देन व्हाट विल बी इट्स 25th टर्म। हमारे पास क्या गिवन है बेटा कि nवा पद हमें दिया गया है 2n प्लस 3 के रूप में। हमसे पूछा है इसका 25वां पद क्या होने वाला है, 25th टर्म हमारा क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं बेटा, जो चीज़ें हमें गिवन है, ए एन इज इक्वल टू हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ एन प्लस क्या दिया है बेटा, 3 दिया है। हमें कैलकुलेट करना है 25th टर्म। तो 25th टर्म हमारे पास क्या होगी, A25। इसका मतलब n की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी बेटा, 25। तो 2 इंटू एन की जगह में अगर मैं 25 पुट करता हूँ और प्लस अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ, तो 25 टू ज़ा मेरे पास हो जाएगा 50। देन यहाँ पर प्लस आ जाएगा 3, इन दोनों को ऐड करेंगे, फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या बनेगा, 53 मेरे पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम अभी कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे प्रैक्टिस सेशंस में। चलिएगा अगला पैटर्न देखिएगा बेटा, क्या पैटर्न आपके पास बन सकता है। किसी श्रेणी 4, 7, 10 का कौन सा पद 148 है। यहाँ पर पूछा है n की वैल्यू कि कौन सा पद इसका 148 होने वाला है। विच टर्म ऑफ सीरीज 4, 7, 10 इज 148। इस श्रेणी का कौन सा पद 148 होगा। हमारे पास देखो सीरीज कौन सी गिवन है, हम सबसे पहले सीरीज को लेते हैं। सीरीज में हमारे पास वैल्यू है 4 है, 7 है, 10 है, देन हमारे पास बेटा कंटिन्यू है। तो यहाँ से हम डेटा को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए या पहला पद हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 4 है। अगर हम डी की बात करें तो डी कहाँ से निकाल सकते हैं, किसी भी पद को उसके पहले वाले पद में से घटाकर। तो 7 माइनस 4 करते हैं बेटा, कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। या फिर 10 माइनस 7 भी करेंगे तो भी आपके पास क्या निकल कर आएगा, 3 ही निकल कर आएगा। ठीक है जी। अब हमें बताना है कौन सा पद 148 है, विच टर्म इज 148। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो बेटा ए एन है, या जो हमारे पास अंतिम पद है वही क्या है, 148 है। अंतिम पद है वही 148 है। ये हमें यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा कि लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 148 है। अंतिम पद अगर 148 हमारे पास में है, तो अब हम अंतिम पद या ए एन का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए हम जानते तो हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस
एन माइनस वन इंटू हमारे पास डी होता है बेटा। ए एन की वैल्यू हमारे पास 148 है। ए की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। एन के विषय में मुझे नहीं पता है तो एन माइनस वन। और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, डी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 हो जाएगी। 4 को हम ट्रांसफर करके लाते हैं तो 148 माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3 हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचेगा, 144 इज इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस वन इंटू थ्री। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बेटा तो 144 और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई पर है, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा एन माइनस वन। 3 से आप इसको काटेंगे बेटा, 3 चौका 12 बचेगा 2 3 8 24, 48 इज इक्वल टू एन माइनस वन। सो आपके पास एन इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, 48 प्लस वन, तो ये आपको क्या रिजल्ट देखा बेटा, 49। इसका मतलब क्या हुआ कि 49th नंबर की जो टर्म है, 49वां जो पद है बेटा, वो क्या होगा, 148 आपका हो जाएगा। तो 49वां पद आपका क्या बनेगा, 148 बनेगा। ये पैटर्न भी आपको समझ में आया, क्लियर हुआ भाई? अगर क्लियर हुआ तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसी लगी क्लासेस, किस तरीके से आपको और पढ़ना है, क्या और चीज़ें आपको आवश्यकता है। बिल्कुल आप बताइएगा, अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। चलिए अगला पैटर्न देखते हैं बेटा। अगला पैटर्न देखिए, अगला पैटर्न आपसे क्या कहता है कि एक समांतर श्रेणी है 3 6 9 12 15 डैश डैश 45, इसका आपको अंत से चौथा पद ज्ञात करना है। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 6 9 12 15 45 तक। ठीक है जी, अंत से आपको क्या करना है बेटा, इसका चौथा पद ज्ञात करना है। तो देखिए nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, अगर लास्ट से हमें चौथा पद ज्ञात करना है तो ए एन का मैंने आपको अंतिम से निकालने के लिए बताया, क्या होगा बेटा, एल प्लस एन माइनस वन इंटू आपको क्या करना होगा, माइनस का डी आपको करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सीरीज को देखें, तो सीरीज आपके पास क्या है, 3 6 9 12 15, और ये डैश 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 कहाँ तक गई बेटा, आपके पास 45 तक, ये 45 तक गई। तो यहाँ से अगर आप डेटा निकालने की कोशिश करें तो लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है, हमारे पास 45 गिवन है। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या गिवन है बेटा, 3 गिवन है। अगर आप यहाँ पर डी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, 6 माइनस 3 करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा, या 9 माइनस 6 करेंगे तो भी 3 आएगा, 12 माइनस 9 करेंगे तो भी 3 आएगा, 15 माइनस 12 करेंगे तो भी 3 आएगा। तो सारा डेटा आपके पास है। अब आप सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको निकालना है अंत से चौथा पद, तो आपके पास क्या होगा बेटा, एल, एल आपके पास 45 है, प्लस फोर्थ टर्म निकालनी है, मतलब 4 माइनस वन, और डी आपके पास कितना आया बेटा, 3 आया, लेकिन हमें क्या लिखना है, माइनस का डी। तो सॉल्व करेंगे 45, 4 माइनस वन हो जाएगा 3, 3 3 ज़ा 9, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 45 माइनस 9 जैसे ही आप करेंगे रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 36 आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, आप सीरीज को उल्टा करके भी सीधे डायरेक्ट आप चौथा पद निकाल सकते हैं, वो भी आपके पास में एक तरीका हो सकता है। तो ये काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन हैं, आसान आसान से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है और 10वां पद 32 है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 14 एंड द 10th टर्म इज 32। फाइंड इट्स 7th टर्म। हमें क्या निकालना है बेटा, 7वां पद यहाँ पर कैलकुलेट करना है, 7वां पद यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, 7वां पद यहाँ पर कैलकुलेट करना है। चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या डेटा गिवन है बेटा। हमें गिवन है चौथा पद 14, मतलब A14 हमें कितना दिया है, फोर्थ है चौथा पद, A4 चौथा पद हमें कितना दिया है बेटा, 14 दिया है। दूसरा हमें क्या बोला, A10 10वां पद कितना दिया है, हमें 32 दिया है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, A7 हमें कैलकुलेट करना है, A7 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो A4 हमारे पास एक्चुअल में होता क्या चीज़ है, A4 हमारे पास एक्चुअल में होता क्या चीज़ है बेटा। तो A4 मैं जानता हूँ कि A4 फोर्थ टर्म क्या होती है बेटा, A प्लस 3D। हमने कंसेप्ट में सीखा कि फोर्थ टर्म हमारे पास A प्लस 3D होती है। तो A प्लस 3D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14 है। ठीक है, सेकंड हमें बोला है 10th टर्म। अगर 10th टर्म बोला है तो 10th टर्म क्या होती है बेटा, A प्लस
9d, ये हमारे पास कितनी है 32 है, ये हमारे पास कितनी है 32 है। तो ये हमारे पास में दो इक्वेशन यहाँ पर बन गई, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें क्या मिल जाएगा, ए और डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर ए और डी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ a प्लस 9d है, यहाँ a प्लस 3d है, तो हम इक्वेशन सेकेंड में से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये किया जा सकता है काफी आसानी से। अगर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना है 32, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, छोटी है इसलिए मैं इसको पहले लिखता हूँ, a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या है 14। इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और हम जानते हैं कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सभी के साइन क्या होते हैं बेटा, अपोजिट हो जाते हैं। चूंकि तीनों प्लस के हैं तो तीनों क्या हो जाएंगे, माइनस के। इस a से अगर हम देखेंगे तो ये a से तो ये a वाला ये कट जाएगा बेटा, 9d माइनस 3d मेरे पास बचेगा 6d, और 32 में से जब मैं 14 को माइनस करूंगा तो देखिए क्या होगा बेटा, क्या बचेगा 18 मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा, 18 मेरे पास बच जाएगा। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो d मेरे पास क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 3। d की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 3 आ गई। अगर मैं d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 3 ज़ा 9, तो a प्लस 9 बराबर 14 है ना, वैल्यू पुट कर लीजिए, a प्लस 3, d की वैल्यू मैंने 3 रखा बेटा, बराबर कितना हो गया 14, तो a बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 14 माइनस 9, ये कितना बचेगा 5, तो मुझे a की वैल्यू भी मिल गई। अब मुझे कैलकुलेट किस चीज़ को करना है, तो कैलकुलेट हमें करना है किसको बेटा, a7 हमें कैलकुलेट करना है, और a7 हम जानते हैं ये हमारे पास क्या होता है, a प्लस 6d होगा। तो a की वैल्यू 5 रख दीजिए, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आई, 3 निकल कर आई। ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 3 18, 18 और 5 आपके पास कितना हो जाएगा 23 आपके पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, 23 आपके पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपके पास हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन आप ओरली करने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी कैलकुलेशन आप ओरली कर पाएँ, कि जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको सामने दिखें और आप उसको ओरली ही ज़्यादातर चीज़ें सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, मैंने डिटेल्स में कराया ताकि सभी बच्चे धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ा सकें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक पैटर्न और यहाँ पर बनता है, इस क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसको देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के प्रथम 30 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 के आपको 30 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के प्रथम 30 गुणजों की हम बात कर रहे हैं। अब 4 के प्रथम 30 गुणज हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 4 के गुणज होते क्या है बेटा, अगर हम 1 का गुणा करें 4 में तो पहला टर्म हमारे पास 4 आता है, 4 दूनी हमारे पास 8 आएगा, 4 3 हमारे पास 12 आएगा, ये बढ़ते रहेगा। कहाँ तक जाना है बेटा, तो 30 गुणजों तक जाना है। 40 में अगर हम 30 का गुणा करेंगे तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगा, 120 बनने वाला है, 120 बनने वाला है। इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखो n की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दिया है कि टोटल टर्म कितनी होंगी 30 हो जाएगी। अगर a की बात करें तो a हमारे पास 4 हो जाएगा। अगर d की बात करें बेटा तो d हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी 4 ही निकल कर आएगा, किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर आप 8 माइनस 4 करते हैं तो भी आपके पास क्या होगा, 4 ही निकल कर आएगा। ठीक है जी, 4 ही निकल कर आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। चलो, तो आपके पास d बराबर भी क्या आया, 4 आया। लास्ट टर्म भी आपको पता है बेटा, यहाँ पर लास्ट टर्म भी आपको क्या है, बिल्कुल पता है। ठीक है, ठीक, लास्ट टर्म भी पता है, तो आपको इसका योगफल निकालना है। तो देखो सम के दो फॉर्मूले हैं आपके पास, दोनों आप चाहें लगा सकते हैं, जिसको आप चाहें उसको लगा सकते हैं। सम क्या होता है, n/2 इंटू आपके पास पहला फॉर्मूला है 2a प्लस n-1 इंटू डी आपके पास हो जाता है बेटा। या आप सेकेंड फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं, एस एन बराबर आपके पास होगा n/2 इंटू आपके पास क्या होगा a प्लस एल भी हो सकता है। तो दोनों में से जिसको चाहें आप लगा लें, मैं ये सेकेंड वाले फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ। सम कितने का निकालना है बेटा, 30 मल्टीपल्स का, तो S30, n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 30
y2 इंटू ए की वैल्यू 4 है और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी आई भाई 120 आई। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। 30 डिवाइडेड बाई 2 और ये मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 124। आप 2 से इसको काट सकते हैं, है ना जी। कितना बनेगा 30 मल्टीप्लाई बाई 2 से काटेंगे, 2 6 ज़ा 4, 2 2 ज़ा ये। ठीक है, 62 करेंगे बेटा 3 से गुणा, 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18 और जीरो का जीरो। ठीक है, 62 तिया 186, 6 3 18, 2 3 6 और जीरो का जीरो। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास 1860 यहाँ पर आंसर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ तक के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके लिए बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। इनसे रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जाम में। तो बेसिक आज हमने कंप्लीट किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी को लेकर हमने जितने भी बेसिक फॉर्मेट फार्मूलेज बन सकते हैं ये हमने डिस्कस किए। अब अगली क्लास में आप लोग इसको पूरा कंप्लीट करके आइएगा, सारे क्वेश्चंस एक बार रिकॉल कीजिएगा और साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा, जो भी फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल कंठस्थ आप इनको याद कर लेंगे, है ना, फिंगर टिप्स पे आपके पास होने चाहिए। इससे क्या होगा, अब हम जब अगला प्रैक्टिस सेशन लेकर चलेंगे जिसमें हम एपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। पहले में हमने कंसेप्ट सीखा, बेसिक क्वेश्चंस बनाने सीखे, अब सेकंड क्लास में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम चलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ जिसमें हम एक दिन जीपी को पढ़ेंगे, फिर हम एचपी को पढ़ेंगे और फिर हम चलेंगे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस की तरफ। तो ये सीक्वेंस आपकी क्लास का रहने वाला है। जितने भी टॉपिक है लगभग 25-30 क्लास में आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। पहले हम मैथ्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स की तरफ चले चलेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।